हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छे एंड मस्त होंगे। तो मैं हूँ राज और वेलकम करता हूँ आप सभी को मैं अपनी इस यूट्यूब चैनल विजन गवर्नमेंट एग्जाम पर। तो स्टूडेंट्स, यदि आप भी इस चैनल पर न्यू लर्नर्स है तो इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एंड बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि इसके बाद जो भी वीडियो अपलोड किया जाए तो इसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुँचे और आप इजीली इस वीडियो को एक्सेस कर सकें। तो स्टूडेंट्स, जैसा कि आप सब यहाँ जान रहे होंगे कि फिलहाल अभी हमारा एनसीईआरटी सीरीज चल रहा है, जिसमें हम क्लास 6 से लेकर 12 तक की सारे सब्जेक्ट को बेसिक टू एडवांस में कवर कर रहे हैं। और ये एनसीईआरटी सीरीज में फिलहाल हमारा हिस्ट्री चल रहा है और हिस्ट्री में भी एंशियंट हिस्ट्री चल रहा है, जिसको एंशियंट हिस्ट्री को हम लोग बेसिक टू एडवांस में पढ़ेंगे। बेसिक का मतलब यह हुआ कि सबसे पहले बेसिक में हम लोग क्लास 6 का अभी हम लोग पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी हिस्ट्री, और इसका इसका एडवांस पढ़ेंगे क्लास 12 में। इसके समाप्त होने के बाद तुरंत हम लोग क्लास 12 का एंशियंट हिस्ट्री वाला जो एनसीईआरटी का बुक दिया है क्लास 12 में वो पढ़ेंगे। और उसका एडवांस पढ़ेंगे जो उपेंद्र शर्मा का बुक आता है वो पढ़ेंगे। क्लास 12 के समाप्त होने के बाद उपेंद्र शर्मा का जो बुक आता है, जो भी स्टूडेंट कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो उस बुक को प्रेफर करते हैं, तो क्लास 12 के हिस्ट्री का बुक ख़त्म होने के बाद, एंशियंट हिस्ट्री के बुक ख़त्म होने के बाद हम लोग उपेंद्र शर्मा का बुक को स्टार्ट करेंगे। तो ये है, तो इस तरह हम लोग सारे सब्जेक्ट को बेसिक टू एडवांस में कवर करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग हिस्ट्री को सुधारेंगे, हिस्ट्री को समाप्त करेंगे, देन अदर सब्जेक्ट की शुरुआत करेंगे। तो चलिए हम अपने अमेजिंग सेशन को शुरुआत करते हैं। तो आज का चैप्टर 5 है और चैप्टर का नाम है राज, राजा और एक प्राचीन गणराज्य। चैप्टर का नाम है राज, राज्य, राजा, एक प्राचीन गणराज्य। ये चैप्टर 5 है और चैप्टर का नाम है राज, राजा और एक प्राचीन गणराज्य। एक बात आप सबको बतला दूं कि इसके पहले चैप्टर 4, चैप्टर 3, चैप्टर 2 और चैप्टर 1 का पढ़ाया जा चुका है। तो जो भी स्टूडेंट्स पिछले वाले क्लास को अटेंड नहीं किए हैं तो आप हमारे यूट्यूब चैनल विजन गवर्नमेंट एग्जाम पर एक बार जाकर विजिट कीजिए, और वहां आपको एक प्ले लिस्ट के माध्यम से सारे वीडियो सिस्टमिकली ढंग से मिल जाएंगे और वहां जाकर आप उस वीडियो को एक्सेस कीजिए। तो चलिए इस सेशन की शुरुआत करते हैं। तो देख रहे हैं आप लोग, ये अध्याय 5 है और इसका नाम है राज, राजा और एक प्राचीन गणराज्य। जैसे इसका सबटाइटल आप लोग देख रहे हैं कि उस समय कुछ लोग शासक कैसे बने, कुछ लोग शासक कैसे बने। तो ये आपको जो मोटी मोटी लाइनें में दिख रहे हैं, इसका सबटाइटल ये आपको याद रखना है। ये आप यदि इसको आप याद रखेंगे तो बाकी सब ये सब पैराग्राफ है तो इसके बेसिक कुछ पॉइंट्स होते हैं वो सब आपको याद हो जाएंगे। तो दिया है कुछ लोग शासक कैसे बने। तो चलिए इसके बारे में थोड़ा पढ़ते हैं। लगभग 50 वर्षों से हम अपनी शासक का चुनाव मतदान के जरिए करते आ रहे हैं, लेकिन बहुत पहले लोग शासक कैसे बनते थे। हाँ, तो अभी हम लोग लगभग 50 वर्षों से या कुछ और दिन पहले से हम लोग अपने शासक का चुनाव कैसे करते आ रहे हैं। अभी के प्रेजेंट का हम लोग बात कर रहे हैं। तो हम लोग चुनाव के माध्यम से कर रहे हैं अपने शासक का चुनाव, लेकिन बहुत पहले लोग शासक कैसे बनते थे।
तो हमने अपने अध्याय 4 में यह पढ़ा है कि कुछ राजा संभवतः जन यानी लोगों द्वारा चुने जाते थे, परंतु करीब 3000 साल पहले राजा बनने की इस प्रक्रिया में कुछ परिवर्तन दिखाई दिए। कुछ लोग बड़े बड़े यज्ञों को आयोजित कर राजा के रूप में प्रतिष्ठित हो गए। तो हम लोगों ने अध्याय 4 में पढ़ा, इसका नाम था अध्याय 4 का। उसमें हम लोगों ने यह पढ़ा कि पहले के जो राजा था वो बड़े बड़े सेना नहीं रखते थे और वो उनका टेम्पोररी सिस्टम था और बड़े बड़े सेनाएं नहीं रखते थे, वो टैक्स वसूलते नहीं थे और वो लोग बड़े बड़े यज्ञ कर कर राजा बन गए। इस तरह से वो लोग राजा बन गए। तो पिछले चैप्टर में हम लोगों ने कवर किया था, उसको वहीं दिया है कि कुछ लोग बड़े बड़े यज्ञों को आयोजित कर राजा के रूप में प्रतिष्ठित हो गए। अश्वमेध यज्ञ एक ऐसा ही आयोजन था, इसमें एक घोड़े को राजा के लोगों की देखरेख में स्वतंत्र विचरण के लिए छोड़ दिया जाता था और इस घोड़े को किसी दूसरे राजा ने रोका तो उसे वहां अश्वमेध यज्ञ करने वाले राजा से लड़ाई करनी पड़ती थी। हाँ, उस समय राजा किस तरह बना जाता था, तो अश्वमेध यज्ञ कर कर लोग राजा बन जाते थे। और इसमें दिया है कि इसमें एक घोड़ा को स्वतंत्र विचरण के लिए यानी स्वतंत्र घूमने के लिए छोड़ दिया जाता था और इस घोड़े को यदि किसी दूसरे राजा ने रोका तो उससे, जो राजा घोड़ा छोड़ता था, उससे लड़ाई करना पड़ता था। और यदि उस घोड़े को उसके क्षेत्र में है, वह अपने क्षेत्र में है जाने दिया, तो यह मान लिया जाता था कि वह क्षेत्र जो राजा ने इस घोड़े को छोड़ा है वो क्षेत्र उसका हो गया। तो इस तरह होता था। अगर उन्होंने घोड़े को जाने दिया तो इसका मतलब यह होता था कि अश्वमेध यज्ञ करने वाले राजा उनसे ज़्यादा शक्तिशाली था। तो अभी हमने आपको यहाँ समझाया। इसके बाद उन राजाओं को यज्ञ में आमंत्रित किया जाता था। यह एक विशिष्ट पुरोहित द्वारा संपन्न किया जाता था। इसके लिए उन्हें उपहार से सम्मानित किया जाता था। अश्वमेध यज्ञ करने वाले राजा बहुत शक्तिशाली माना जाता था। यज्ञ में आमंत्रित सभी राजा उसके लिए उपहार लाते थे। हाँ, तो अश्वमेध यज्ञ जो राजा करते थे वो काफ़ी उनको शक्तिशाली माना जाता था। सब राजा थे वो अश्वमेध यज्ञ नहीं कर सकते थे, कुछ बड़े राजा ही अश्वमेध यज्ञ कर सकते थे। इन सभी आयोजन में राजा का मुख्य स्थान होता था। उससे राज सिंहासन या बाघ की खाल के एक विशेष आसन पर बैठा दिया जाता था। युद्ध क्षेत्र में राजा का सारथी ही उसका सहचर होता था। यज्ञ के अवसर पर वह राजा की विजयों तथा अन्य गुणों का गान करता था। राजा के सगे संबंधी, खासकर उसकी रानियां तथा पुत्रों को भी कई छोटे छोटे अनुष्ठान करने पड़ते थे। अन्य सारे आमंत्रित राजा का काम सिर्फ बैठकर यज्ञ की पूरी प्रक्रिया को देखना भर था। हाँ, तो जो राजा की पत्नी और राजा का पुत्र था उनको भी कई सारे यज्ञ के अनुष्ठान करने पड़ते थे और जो दूसरे राजा और लोग थे उनको केवल वहां पर पहुंचकर यज्ञ को देखना होता था। उनको कोई दूसरा काम नहीं करना पड़ता था। राजा के ऊपर पुरोहित पवित्र जल के छिड़काव के साथ साथ अन्य कई अनुष्ठान करता था। विष अथवा वैश्य जैसे सामान्य लोग उपहार लाते थे जिन्हें पुरोहित क्षुद्र मानते थे और उन्हें कई अनुष्ठानों में शामिल नहीं किया जाता था। अब चलिए थोड़ा हम लोग वर्ण व्यवस्था को पढ़ते हैं। ये देख रहे हैं वर्ण। चलिए इस वर्ण के बारे में हम लोग थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं आज। इस समय उत्तर भारत में खासकर गंगा यमुना के क्षेत्र में कई ग्रंथ रचे गए। ऋग्वेद के बाद रचे होने के कारण ये उत्तर वैदिक ग्रंथ कहे जाते थे। यानी
जो ऋग्वेद के समय जो ग्रंथ रचे गए उसे हम ऋग्वैदिक काल कहते हैं, और जो ऋग्वेद के बाद रचे गए उसको उत्तर वैदिक काल कहते हैं। तो वहीं आपका एनसीईआरटी बुक दे रहा है कि इस समय उत्तर भारत में खासकर गंगा यमुना के क्षेत्र में कई ग्रंथ रचे गए, और ये ग्रंथ ऋग्वेद के बाद रचे होने के कारण ये उत्तर वैदिक ग्रंथ कहे जाते हैं। इनके अंतर्गत सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद तथा अन्य ग्रंथ शामिल हैं। पुरोहितों द्वारा रचित इन ग्रंथों में विभिन्न प्रकार के अनुष्ठान और उनके संपादन की विधियां बताई गई हैं। इनमें सामाजिक नियमों के बारे में भी बतलाया गया है। उस समय समाज में कई समूह थे। यानी उत्तर वैदिक काल के बारे में आपको बतला रहा है कि उत्तर वैदिक काल में समाज में कई समूह थे, जिनमें पुरोहित, योद्धा, कृषक, पशुपालक, व्यापारी, शिल्पकार, श्रमिक और मछली पकड़ने वाला तथा जंगल में रहने वाला, ये सब लोग थे उस समय। जहां कुछ पुरोहित तथा योद्धा वैभवशाली थे, वहीं कुछ कृषक और व्यापारी धनवान थे। दूसरी ओर पशुपालक, शिल्पकार, श्रमिक, मछली पकड़ने वाला और शिकारी तथा भोजन संग्राहक निर्धन थे। तो यही आपका एनसीईआरटी बुक दे रहा है कि जहां कुछ पुरोहित तथा योद्धा वैभवशाली थे यानी धनवान थे, तो वहीं कुछ कृषक व्यापारी भी धनवान थे। लेकिन दूसरी ओर देखा जाए तो पशुपालक, शिल्पकार, श्रमिक, मछली पकड़ने वाला तथा शिकारी और भोजन संग्राहक जो लोग थे वे निर्धन थे। तो चलिए इन लोगों के बारे में देखते हैं कि इन सब के लिए कौन से वर्ण का प्रयोग किया जाता था, कौन से वर्ण में ये लोग आते थे। तो पुरोहित ने लोगों को 4 वर्गों में विभाजित किया। जो पंडित लोग थे यानी पुरोहित लोग थे, उन्होंने पूरे लोगों को 4 वर्गों में विभाजित किया, जिन्हें ही वर्ण कहा जाता है, वर्ण कहते हैं। उनके अनुसार प्रत्येक वर्ण के अलग अलग कार्य निर्धारित थे। पहला वर्ण ब्राह्मणों का था। जो पहला वर्ण था सबसे ऊपर, वो ब्राह्मणों का था। उनका काम था वेदों का अध्ययन और अध्यापन करना और यज्ञ कराना था। ब्राह्मण का क्या काम था? वेदों का अध्ययन, अध्यापन और यज्ञ कराना था, जिनके लिए उन्हें उपहार मिलता था। और दूसरा स्थान पर कौन था? पहले स्थान पर तो ब्राह्मण हो गया, और दूसरा स्थान पर शासक था यानी राजा था। उन्हें क्षत्रिय कहा जाता था, और उनका काम था युद्ध करना और लोगों की रक्षा करना। तो राजा का काम था युद्ध करना और लोगों की रक्षा करना, और ये दूसरे स्थान पर आते थे। वर्ण व्यवस्था में दूसरे स्थान पर आते थे। पहले स्थान पर ब्राह्मण यानी पंडित आते थे, और तीसरे स्थान पर 20 या वैश्य थे। और 20 या वैश्य थे, इनमें कौन कौन से लोग थे? तो इनमें कृषक थे, पशुपालक, व्यापारी आते थे। कृषक, पशुपालक और व्यापारी आते थे। तो क्षत्रिय, वैश्य दोनों को ही यज्ञ करने का अधिकार प्राप्त था। वर्णों में अंतिम स्थान शूद्रों का था। वर्ण में जो सबसे निचले वाला पैदान पर था उसका स्थान शूद्रों का था। जो शूद्र था उनका स्थान सबसे नीचे था। और इनका काम क्या था? इनका काम अन्य 3 वर्णों की सेवा करना था। जो अन्य 3 वर्ण थे, कौन कौन वर्ण थे? एक था ब्राह्मण लोग था जो सबसे ऊपर था, और दूसरे स्थान पर था राजा, और तीसरे स्थान पर था वैश्य या वैश्य। तो ये तीनों वर्णों का काम था, तीनों वर्णों का सेवा करना था। शूद्रों का था तीनों वर्णों का सेवा करना इनका काम था। और इन्हें कई अनुष्ठानों के कारण इनको कई अनुष्ठान करने का अधिकार नहीं प्राप्त था। जो शूद्र लोग था इनको कई अनुष्ठान करने का अधिकार नहीं प्राप्त था। पराया औरत को भी शूद्र के समान माना गया है। औरत को भी शूद्र के समान माना गया। महिलाओं तथा शूद्रों को वेदों का अध्ययन करने का अधिकार नहीं था। ठीक है, तो यह हम लोगों ने रीडिंग की। इसमें आपको यह बात याद रखना है कि पूरे वर्ण 4 थे। वर्ण को 4 भागों में बांटा गया था। पहला वर्ण था ब्राह्मणों का, दूसरा वर्ण था राजा का था, और तीसरा वर्ण में कौन था?
या वैश्य आते थे। और विश्व वैश्य में कौन लोग थे? इनमें थे कृषक, पशुपालक और व्यापारी थे। और चौथा वर्ण में आता था और ये अंतिम स्थान था शूद्रों का था। और इनका काम था ऊपर के तीनों वर्णों का सेवा करना था। तो ये सब हम लोगों ने देखे और इनके काम भी हम लोगों ने देखे कि इन सब का काम अलग अलग था। पुरोहितों के अनुसार सभी वर्णों का निर्धारण जन्म के आधार पर होता था। उदाहरण के तौर पर ब्राह्मण का माता पिता की संतान ब्राह्मण ही होता था। बाद में कुछ लोगों को अछूत माना गया। अछूत वर्ग में कुछ शिल्पकार, शिकारी तथा भोजन संग्राहक शामिल थे। साथ ही इनमें वे लोग भी आते थे जो शवों को दफनाने या जलाने का काम करते थे। इन लोगों से संपर्क और अपवित्र माना जाता था। कई लोगों ने ब्राह्मण द्वारा बनाई गई इस वर्ण व्यवस्था को स्वीकार नहीं किया। तो उस समय भी कई लोगों ने ब्राह्मण द्वारा ही बनाई गई ये जो वर्ण व्यवस्था था इनको स्वीकार नहीं किया। तो आज भी हमारे समाज में कोई व्यवस्था बनता है तो कोई लोग उसको स्वीकृति देते हैं और कोई लोग अस्वीकार करते हैं। तो उस तरह भी उस समय भी ऐसा सिचुएशन क्रिएट हुआ कि कई लोगों ने इस वर्ण व्यवस्था को मानने से इनकार कर दिया। तो क्या हुआ? तो कुछ राजा स्वयं को पुरोहितों से श्रेष्ठ मानते थे। हमने वहां पर देखा ना कि सबसे पहला स्थान था पुरोहित का। लेकिन जब इस वर्ण व्यवस्था को अस्वीकार किया गया तो कुछ राजा पुरोहितों से ऊपर मानने लगे खुद को। कुछ लोग जन्म के आधार पर वर्ण निर्धारण सही नहीं मानते थे। इसके अतिरिक्त कुछ लोग व्यवसाय के आधार पर लोगों के बीच भेदभाव उचित नहीं समझते थे, जबकि कुछ लोग चाहते थे कि अनुष्ठान संपन्न करने का अधिकार सबका हो। कई लोगों ने छुआछूत की आलोचना की। इस उपमहाद्वीप के पूर्वोत्तर क्षेत्र जैसे कई इलाकों में सामाजिक आर्थिक असमानता बहुत कम थी। बात की जाए उपमहाद्वीप के पूर्वोत्तर क्षेत्रों में तो वहां सामाजिक आर्थिक समानता बहुत कम थी। वहां पर सामाजिक आर्थिक जो असमानता थे पूर्वोत्तर क्षेत्रों में वहां अधिक नहीं था, बहुत कम ही था। यहाँ पुरोहितों का प्रभाव बहुत कम सीमित था। कहाँ पे? तो हमारे उपमहाद्वीप के पूर्वोत्तर क्षेत्रों में पुरोहितों का प्रभाव बहुत सीमित था और वहाँ सामाजिक आर्थिक असमानता बहुत कम थी। देखते हैं हम लोग दूसरे सबटाइटल यहाँ पर दिया गया है जनपद। ये देख रहे हैं आप लोग जनपद। चलिए थोड़ा जनपद के बारे में पढ़ते हैं। महायज्ञों को करने वाला राजा, जो महायज्ञ को करते थे यानी जो अश्वमेध यज्ञ जो राजा करते थे और राजसूय यज्ञ करते थे उनके बारे में बतलाया जा रहा है। तो महायज्ञों को करने वाला राजा अब जन के राजा ना होकर जनपद के राजा माने जाने लगे। जनपद का शाब्दिक अर्थ है जन के बसने की जगह। ये बात आपको याद रखना है कि जनपद का शाब्दिक अर्थ क्या है, क्योंकि कई बार ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे गए हैं। तो आपको यहाँ याद रखना है कि जनपद का अर्थ क्या होता है। तो जनपद का अर्थ होता है जन के बसने की जगह। कुछ महत्वपूर्ण जनपद मानचित्र 4 में और पृष्ठ संख्या 49 में दिखाए गए हैं। पुरातत्वविदों ने इन जनपदों की कई बस्तियों को खुदाई की है। दिल्ली में पुराना किला, उत्तर प्रदेश में मेरठ के पास हस्तिनापुर और ईटा के पास अंतरीजी खेड़ा इनमें प्रमुख है। खुदाई से पता चला है कि लोग झोपड़ियों में रहते थे और मवेशियों तथा अन्य जानवरों को पालते थे। वे चावल, गेहूं, धान, जौ, दाल, गन्ना, तिल तथा सरसों जैसी फसलों को उगाते थे। तो ये हम लोगों ने जनपद के बारे में पढ़ा। तो जनपद के बारे में हम लोगों ने क्या पढ़ा कि उस समय पहले जो क्या था, जो राजसूय और अश्वमेध यज्ञ करने वाला राजा था, अब उसको एक जन को राजा ना मानकर अब उसको क्या मानने जाना, जनपद के राजा मानने जाने लगा। ठीक है। और इसकी विशेषता क्या थी कि जनपद के
तो पुरातत्वविदों ने इन जनपदों को कई बस्तियों की खुदाई की और कहाँ कहाँ की, तो दिल्ली दिल्ली में पुराना किला, उत्तर प्रदेश में मेरठ के पास हसनापुर और ईटा के पास अंतरीजी खेड़ा इनमें प्रमुख है। खुदाई से पता पता चला कि लोग झोपड़ियों में रहते थे और मवेशियों तथा अन्य जानवरों को पालते थे। वे चावल, गेहूं, धान, जौ और दाल, गन्ना, तिल, सरसों जैसे फसल उगाते थे। लोग मिट्टी के बर्तन भी बनाते थे। इनमें कुछ धूसर और कुछ लाल रंग के होते थे। इन पुरास्थलों में कुछ विशेष प्रकार के बर्तन मिले हैं जिन्हें चित्रित धूसर पात्र के रूप में जाना जाता है। जैसा कि इनके नाम से ही स्पष्ट होता है, इन बर्तन पर चित्रकारी की गई है और ये आमतौर पर सरल रेखा और ज्यामितीय आकृति के रूप में है। तो इस बर्तन के बारे में आपको बतला रहा है, ये देख रहे हैं, ये सरल और ज्यामितीय आकार का है बर्तन और इस पर चित्रकारी किया गया है। ये देख रहे हैं ये सब लाइन, तो ये चित्रकारी किया गया है और इसको ही चित्रित धूसर पात्र के रूप में जाना जाता है। इस चित्र को आप लोग देख रहे हैं, तो कहीं भी आपको चित्र दिया है उसको थोड़ा आपको देखना है, ताकि हम विजुअल माध्यम के साथ जब किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ते हैं तो हमें काफ़ी समय तक याद रहता है। तो अभी हमने तो ऊपर जनपद के बारे में पढ़ा, अब महाजनपद, उससे भी बड़ा आ गया महाजनपद। तो इससे हम थोड़ा पढ़ते हैं हम लोग। महाजनपद, चलिए थोड़ा महाजनपद के बारे में पढ़ते हैं। करीब 2500 साल पहले कुछ जनपद अधिक महत्वपूर्ण हो गए। जो जनपद अभी हमने ऊपर पीछे पढ़े, तो करीब 2500 साल पहले कुछ जनपद अधिक महत्वपूर्ण हो गए और इन्हें महाजनपद कहे जाने लगा। जो जनपद अधिक महत्वपूर्ण हो गए उसी को महाजनपद कहे जाने लगा। मानचित्र 4 में अभी हम इसको देखेंगे, मानचित्र 4 को देखेंगे। कुछ महाजनपद को दिखाया गया है। अधिकतर महाजनपद की एक राजधानी होती थी। अधिकतर महाजनपद की एक राजधानी होती थी। कई राजधानियों में किलाबंदी की गई थी, अर्थात इनके चारों ओर लकड़ी या ईंट या पत्थर की ऊंची दीवारें बनाई गई थी। ऐसा लगता है कि लोग अन्य राजाओं के आक्रमण से डरकर अपनी सुरक्षा के लिए इन किलों का निर्माण किया। कुछ राजा अपने राजधानियों की चारों ओर विशाल, ऊंची, प्रभावशाली दीवार खड़ी कर अपनी समृद्धि और शक्ति का प्रदर्शन भी करते थे। इस तरह से किले के अंदर रहने वाले लोगों और उस क्षेत्र पर नियंत्रण रखना भी सरल हो जाता होगा। इस तरह की विशाल दीवारें बनाने के लिए एक व्यापक योजना की आवश्यकता होती थी और लाखों की संख्या में ईंटों तथा पत्थरों की इंतजाम करना पड़ता था। हजारों स्त्री, पुरुष तथा बच्चों ने इसके लिए अधिक परिश्रम किया होगा। उनके लिए संसाधनों की आवश्यकता पड़ती होगी। अब राजा सेना रखने लगे थे। हमने ऋग्वैदिक काल में यह पढ़ा था कि वहां पर राजा सेना नहीं रखते थे और टेम्पोररी रखते थे, सेना नहीं रखते थे। राजा बड़े बड़े महलों में नहीं रहते थे। तो आपको यह याद रखना, पिछले सेशन को आपको याद रखना जरूरी है, तभी आप लोग इस डिफरेंस को समझ पाएंगे। जब हम ऋग्वैदिक काल को पढ़ रहे थे तो उसमें हम लोगों ने यह पढ़ा कि जो ऋग्वैदिक काल के जो राजा थे वे सेना नहीं रखते थे, वे बड़े बड़े महलों में नहीं रहते थे, वे उतना शान शौकत में नहीं रहते थे, वो सिंपल राजा थे। लेकिन अभी हम लोग ये उत्तर वैदिक काल में पढ़ रहे हैं कि अब राजा सेना रखने लगे थे। सिपाहियों को नियमित वेतन देकर पूरे साल रखा जाता था और सिपाहियों को अब महीने पर रखे जाने लगा और उसको वेतन दिया जाता था, लेकिन उस वक्त ऐसा कोई व्यवस्था नहीं था। कुछ भुगतान संभवतः आहत सिक्कों के रूप में होता था। इन सिक्कों के बारे में तुम अध्याय 8 में पढ़ोगे। तो थोड़ा हम लोग मैप को देखते हैं कि महाजन पद के बारे में थोड़ा देखते हैं।
ये आप लोग देख रहे हैं, ये है गांधार। और ये देख रहे हैं तक्षशिला। तक्षशिला की राजधानी ही गांधार थी। ठीक है। और ये आप लोग देख रहे हैं मगध। अभी आप लोग को हम कुछ बड़े महाजनपद के बारे में बतला दे रहे हैं, उसके बाद में जब हम और पढ़ेंगे तो उसको देखेंगे। ये आप मगध देख रहे हैं, ये काफी बड़ा महाजनपद था, सबसे बड़ा महाजनपद मगध ही था। तो चलिए हम थोड़ा और पढ़ते हैं, इसके बाद में हम लोग मैप को देखेंगे। और कर कर के बारे में हम लोग पढ़ते हैं थोड़ा, कि कर की क्या व्यवस्था थी उस समय, कर किस तरह से लिया जाता था। महाजन पद के राजा विशाल किले बनवाते थे और बड़ी सेना रखते थे। जो महाजन महाजन पद के राजा थे वो विशाल किले बनवाते थे और बड़ी सेना रखते थे। अच्छा, ये बात आप लोग हमें बतलाइए कि विशाल किले बनवाने की आवश्यकता क्यों थी, और विशाल किले बनवाने में कितने सोर्स की आवश्यकता होती थी, और कितने सारे कठिनाइयाँ विशाल से किले को बनवाने में होती थी। तो सबसे पहले किले के बनवाने की आवश्यकता यहाँ पड़ी कि यदि किले बन जाता है तो बाहरी जो राजा थे, जो बाहरी राजा है और उसके जो लोग हैं उससे तो सुरक्षा हमें मिलेगी ही, और साथ ही हम अपने मतलब राज के अंदर और अपने लोगों पर अपने कमांड रख सकते हैं, अपने लोगों पर नज़र रख सकते हैं कि कहीं लोग कई षड्यंत्र तो नहीं रच रहे हैं। तो और किले बनवाने के एक और भी मतलब होता था कि लोग अपने शक्ति को प्रदर्शन करना चाहता था कि मैं बड़ा राजा हूँ, तो इससे शक्ति का प्रदर्शन भी होता था, इसलिए लोग किले बनवाते थे। और एक किले में काफ़ी कई हजारों की संख्या में स्त्री पुरुष दिन रात काम करते थे, तब जाकर एक किले बनते थे। तो यही दिया है कि महाजनपद के राजा विशाल किले बनवाते थे और बड़ी सेना रखते थे, इसलिए उन्हें प्रचुर संसाधनों की आवश्यकता होती थी, और इसके लिए उन्हें उन्हें कर्मचारियों को भी आवश्यकता होती थी। अब देखिए, विशाल किला बनवाते हैं, आपको उसमें तो पैसा लगेगा, और बड़ी सेना रखते हैं उसमें भी आपको पैसा लगेगा, सेना को आपको वेतन देना पड़ेगा। और तो इसके लिए उन्हें कर्मचारियों की आवश्यकता होती थी। अतः महाजन पद के राजा लोगों के द्वारा समय समय पर लाए गए उपहार पर निर्भर न रहकर अब नियमित रूप से कर वसूलने लगे। अभी हमने ऋग्वैदिक काल में पढ़े थे कि उस समय के राजा कर वसूलते नहीं थे, वो कुछ उपहार लेते थे और वो कभी कभी लेते थे। लेकिन अभी यहाँ क्या हुआ कि आप तो अब बड़ी सेना रखने लगे, विशाल किले बनवा दिए, तो अब तो आपको पैसा की जरूरत है, तो यहाँ का राजा अब कर वसूलने लगे, और ये नियमित रूप से वसूलने जाने लगा, यानी हर समय, टेम्पोररी नहीं, अब हर समय कर वसूलने की व्यवस्था लाई गई। और एक कर कर किस प्रकार का था, तो चलिए इसके बारे में थोड़ा पढ़ते हैं। फसलों पर लगाए गए कर सबसे महत्वपूर्ण थे। जो फसल पर लगाया जाता था कर, वो सबसे महत्वपूर्ण था, क्योंकि अधिकांश लोग कृषक ही थे। पराया उपज का 1/6वां हिस्सा कर के रूप में निर्धारित किया जाता था, जिसे भाग कहा जाता था। जो ये कर व्यवस्था था इसी को भाग कहा जाता था, और ये उपज का 1/6वां हिस्सा के रूप में निर्धारित किया गया था। और एक जो कृषक पर जो कर लगाया गया था ये सबसे महत्वपूर्ण था। सबसे महत्वपूर्ण क्यों था? क्योंकि अधिकांश लोग ही कृषक थे। उसके बाद में कारीगरों के ऊपर भी कर लगाए गए थे, और ये किस प्रकार सधाते थे, तो पराया श्रम के रूप में चुकाए जाते थे,
जैसे कि एक बुनकर, लोहार या सुनार को राजा के लिए महीने में एक दिन काम करना पड़ता था। तो जो कारीगर था उनको कर के रूप में, क्या मतलब, वो अपने श्रम के रूप में कर को चुकाते थे। यानी महीना में 2 या 3 दिन चाहे एक दिन काम कर दिया राजा के पास तो उसका कर को माफ कर दिया जाता था। और पशुपालकों को जानवरों या उनके उत्पाद के रूप में कर देना पड़ता था। जो पशुपालक था उनको कर किस प्रकार दिया जाता था, तो राजा को जानवर दे दिए या उनको राजा के दूध पहुंचा दिए, तो इस तरह पशुपालक अपना कर चुकाते थे। व्यापारियों को सामान खरीदने बेचने पर भी कर देना पड़ता था। आखेटकों तथा संग्राहकों को जंगल से प्राप्त वस्तुएं देनी होती थी। तो इस प्रकार कर की व्यवस्था थी। कृषि में परिवर्तन, ये आप लोग सब टाइटल देख रहे हैं कि कृषि में परिवर्तन। तो चलिए देख रहे हैं कि कृषि में किस तरह परिवर्तन हुआ है। इस युग में कृषि के क्षेत्र में 2 बड़े परिवर्तन आए। इस युग में कृषि के क्षेत्र में 2 बड़े परिवर्तन आए। चलिए देखते हैं कि 2 बड़े परिवर्तन क्या है। सबसे पहले, हल के फाल अब लोहे के बनने लगे थे। जो हल के फाल था अब लोहे के बनने लगे थे। अब कठोर जमीन को लकड़ी की फाल की तुलना में लोहे की फाल आसानी से जोता जा सकता था। लोहे की फाल से आसानी से जोता जा सकता था। इससे फसल की उपज बढ़ गई। और दूसरा परिवर्तन क्या था? एक तो पहला परिवर्तन हमने देख लिया कि अब लकड़ी के हल की जगह पर अब लोहे के हल का प्रयोग होने लगा, जिससे कठोर से कठोर जमीन को आसानी से जोता जा सकता था और इससे फसल की उपज भी बढ़ी। और दूसरा परिवर्तन क्या हुआ कि लोगों ने अब धान के पौधे को रोपना शुरू किया। पहले क्या होता था कि सोचे बीज डाल दिया और उसको छोड़ दिया जाता था, वैसे ही वो हो गया। लेकिन अब लोगों ने धान के पौधों को रोपना शुरू किया, अर्थात खेतों में बीज छिड़क कर धान उपजाने की बजाय धान की पौधा तैयार कर उनका रोपना शुरू किया गया। अब पहले की तुलना में बहुत ज़्यादा पौधे जीवित रह जाते थे, इसलिए पैदावार भी ज़्यादा होने लगी और इसमें कमरतोड़ परिश्रम लगता था। जो रोपने की व्यवस्था लाया गया इसमें कमरतोड़ मेहनत लगता था, लेकिन मेहनत तो लगता था लेकिन हमारा उपज बढ़ा। क्योंकि पहले जब हम केवल खाली बीज डालकर उपजाते थे उससे हमारा उपज नहीं बढ़ता था, बहुत कम होता था और काफ़ी संख्या में जो बीज हम लोग बोते थे वो उगते थे, वो काफ़ी संख्या में मर जाते थे। लेकिन जब हम लोगों ने फसल को रोपना शुरू किया, पौधा को रोपना शुरू किया, तो वो मरते उतना नहीं थे और एक उसमें उपज भी बढ़ा। एक काम ज़्यादातर दासी तथा भूमिहीन खेतिहार मजदूर करते थे। एक काम थे कौन करते थे? दासी और भूमिहीन खेतिहार मजदूर करते थे। चलिए अब हम लोग थोड़ा मगध के बारे में पढ़ते हैं। अभी हम आप लोग को मानचित्र में मगध के बारे में बतलाया। मगध के बारे में ही क्यों बतलाया? क्योंकि यह काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसीलिए आपको मानचित्र में हम लोग मगध के बारे में बतलाए। एक बार और हम आपको मगध के लोकेशन को बतला दे रहे हैं क्योंकि काफ़ी इम्पोर्टेंट है मगध। ये आप लोग देख रहे हैं, ये है मगध। देख रहे हैं मगध को? यही है मगध। एक काफ़ी बड़ी महाजनपद था, ठीक है। तो इसके बारे में अभी हम लोग पढ़ेंगे कि इसकी क्या विशेषता था। देख रहे हैं मगध को आप लोग? यही है मगध। चलिए इसके बारे में थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं। मगध, चलिए हम लोग मगध के बारे में थोड़ा पढ़ते हैं। मानचित्र 4 में मगध को ढूंढो। तो हम लोगों ने मगध को ढूंढ लिया है।
लगभग 200 साल पहले के भीतर मगध सबसे महत्वपूर्ण जनपद बन गया। 200 साल के भीतर मगध सबसे महत्वपूर्ण जनपद बन गया। गंगा और सोन जैसे नदियां मगध से होकर बहती थी। जो गंगा और सोन जैसे नदियां थी वो मगध से होकर बहती थी। मगध यातायात, जल वितरण और जमीन को उपजाऊ बनाने के लिए महत्वपूर्ण थी। जो ये गंगा और सोन जैसी नदियां थी, ये मगध, जो गंगा या सोन जैसी नदियां थी, ये यातायात, जल वितरण और जमीन को उपजाऊ बनाने के लिए बहुत महत्वपूर्ण थी। मगध का एक हिस्सा जंगलों से भरा था। जो मगध का एक हिस्सा था वो जंगलों से भरा था। इन जंगलों में रहने वाले हाथियों को पकड़कर उन्हें प्रशिक्षित कर सेना के काम में लाया जाता था। जो जंगल में हाथी रहते थे उसको ट्रेनिंग देकर वो सेना के काम में लाया जाता था। यही नहीं, जंगल से घर, गाड़ियाँ तथा रथ बनाने के लिए लकड़ी मिलती थी। इसके अलावा इस क्षेत्र में लौह अयस्क की खदानें भी थी। तो यही आपका एनसीईआरटी बुक दे रहा है कि जो मगध था ना, उसका एक हिस्सा जंगलों से भरा था। और जंगल से हमें क्या क्या मिलता था, तो सबसे पहले तो कि उसमें हाथी रहता था, तो हाथी को पकड़कर हम लोग ट्रेनिंग उसको देते थे ताकि सेना के काम में लाया जा सके। उसके बाद जंगल से घर बनाया जाता था, गाड़ियाँ बनाया जाता था, रथ को बनाया जाता था, और उसमें लौह अयस्क की खदानें भी थी। तो इससे हमें जंगल से ये सब फायदा होता था। अब मगध में बहुत ही शक्तिशाली शासक थे। मगध में दो बहुत शक्तिशाली शासक थे। कौन कौन थे? तो एक था बिंबिसार। इस नाम को आप लोग याद रखिएगा कि मगध में दो बहुत ही शक्तिशाली शासक थे। एक था बिंबिसार और तथा दूसरा था अजातशत्रु। और अजातशत्रु का नाम ही अजातशत्रु है। अजातशत्रु हुए। अब जो अजात और इस शत्रु देख रहे हैं, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि अजात इसका शत्रु नाम क्यों पड़ा। मगध में दो महत्वपूर्ण शक्तिशाली शासक हुए। कौन थे? तो बिंबिसार और अजातशत्रु हुए। और ये लोग अन्य जनपदों को जीतने के लिए हर संभव साधन अपनाते थे। महापद्मनंद एक महत्वपूर्ण शासक थे। उन्होंने अपने नियंत्रण का क्षेत्र इस उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिम भाग तक फैला लिया था। बिहार में राजगिरी और आधुनिक ये राजगीर में पड़ता है, कई सालों तक मगध की राजधानी बनी रही। और बाद में पाटलिपुत्र को पटना की राजधानी बनाया गया। जो मगध अभी जनपद के बारे में हम लोग पढ़ा, तो उसकी राजधानी पहले कहाँ थी? तो उसके पहले राजधानी थी राजगिरी में। ठीक है। और राजगिरी को आधुनिक हम लोग राजगीर अभी बोलते हैं। अभी हम लोग राजगिरी को राजगिरी बोलते हैं। तो पहले राजधानी थी राजगिरी में, बिहार की राजगिरी में राजधानी थी मगध का। और बाद में मगध की राजधानी को कहाँ किसे बनाया गया? तो बाद में पाटलिपुत्र को मगध की राजधानी बनाया गया, जो आज हम लोग पटना बुलाते हैं पाटलिपुत्र को। 2300 साल से भी पहले की बात है कि मैसिडोनिया के राजा सिकंदर विश्व विजय करना चाहता था, और पूरी तरह सफल ना होने पर भी वह मिस्र और पश्चिम एशिया के कुछ राज्यों को जीता हुआ भारतीय उपमहाद्वीप में ब्यास नदी के किनारे तक पहुंच गया। जब उसने मगध की ओर कूच करना चाहा तो उसके सिपाहियों ने इनकार कर दिया। वे इस बात से भयभीत थे कि भारत के शासकों के पास पैदल, रथ और हाथियों की बहुत बड़ी संख्या में सेना थी। तो जो एक सिकंदर आया था जो कि विश्व विजय करना चाहता था, और वो उत्तर पश्चिम की ओर से हमारे उपमहाद्वीप पर पहुंचे और ये मगध की ओर कूच करना चाहता था। लेकिन जो सिकंदर के जो सेना थे वे कूच करने से इनकार कर गए। क्यों इनकार कर गए? क्योंकि वे इस बात से भयभीत थे कि भारत के शासकों के पास पैदल, रथ और हाथियों की बहुत बड़ी संख्या में सेना थी। अब दे रहा है आपका सबटाइटल बज्जी। तो थोड़ा बज्जी के बारे में पढ़ रहे हैं कि बज्जी क्या है। जैसा कि तुमने ऊपर पढ़ा,
मगध एक शक्तिशाली राजा बन गया था। उसके नज़दीक ही वजीराज था। उसके नज़दीक ही वजीराज था जिसकी राजधानी वैशाली थी। वैशाली अर्थात बिहार थी। यहाँ अलग किस्म की शासन व्यवस्था थी जिसे गण या संघ कहते थे। तो जो मगध था वो काफी बड़ा शक्तिशाली राज्य बन गया था और उसी के निकट था वजीराज जिसकी राजधानी वैशाली, और वो इसकी वैशाली थी, और वैशाली कहाँ है तो बिहार में थी। और यहाँ एक अलग किस्म की शासन व्यवस्था थी, यानी वजी जो राज था यहाँ शासन व्यवस्था कुछ अलग प्रकार का था। तो चलिए उस शासन व्यवस्था के बारे में पढ़ते हैं कि वजी में किस तरह शासन व्यवस्था था। तो जो वजी में शासन व्यवस्था था उसे हम लोग गण या संघ कहते थे। जो वजी में शासन व्यवस्था था उसे गण और संघ कहते थे। तो थोड़ा यहाँ पर एक बॉक्स में दिया गया है गण और संघ के बारे में, इसको हम लोग रीडिंग करते हैं, ठीक है। देख रहे हैं आप लोग। तो गण के बारे में दे रहा है कि गण शब्द का प्रयोग कई सदस्यों वाले समूह के लिए किया जाता है। तो गण के बारे में दे रहा है कि गण शब्द का प्रयोग कई सदस्यों वाले समूह के लिए किया जाता है। और ये दे रहा है संघ। संघ अर्थात संगठन या साभास्य है। तो संघ हम लोग उसे कहते हैं संगठन अर्थात साभास्य कहते हैं। और गण का मतलब हुआ कि गण शब्द का प्रयोग कई सदस्यों वाले समूह के लिए किया जाता है। तो गण या संघ में कई शासक होते थे। जो वजी राज की शासन व्यवस्था था उसे हम लोग गण या संघ कहते थे। तो गण या संघ में कई शासक होते थे। कभी कभी लोग एक साथ शासन करते थे, कभी कभी लोग क्या होता था कि सब लोग मिलकर शासन करते थे। तो इस तरह वहाँ शासन व्यवस्था था जिसमें प्रत्येक व्यक्ति राजा कहलाता था। प्रत्येक व्यक्ति राजा कहलाता था। ये सभी विभिन्न अनुष्ठानों को एक साथ संपन्न कराते थे। सभाओं में बैठकर ये बातचीत, बहस और वाद विवाद के जरिए तय करते थे कि क्या करना है और क्या नहीं, किस तरह करना है। शत्रुओं को आक्रमण से निपटने के लिए वे मिलकर चर्चाएं करते थे। स्त्रियां, दास, कमकार इन सभाओं में हिस्सा नहीं ले सकते थे। तो यही वजी संघ के बारे में दे रहा है कि वजी संघ में एक अलग शासन व्यवस्था था जिसे हम लोग गण या संघ कहते हैं। और गण या संघ की विशेषता क्या थी, तो गण संघ में कई बार यहाँ होता था कि सभी लोग मिलकर राजा बन गया, ठीक है, और प्रत्येक व्यक्ति राजा कहलाता था। बुद्ध तथा महावीर जिनके बारे में तुम अध्याय 6 में पढ़ोगे, अध्याय 6 में पढ़ोगे, दोनों ही गण या संघ से संबंधित थे। बौद्ध साहित्य में संघ के जीवन का बहुत ही सजीव वर्णन मिलता है। कई शक्तिशाली राजा इन संघों को जीतना चाहता था। जो वजी संघ था इसको कई शक्तिशाली राजा इसे जीतना चाहता था। इसके बावजूद उनका राज अब से लगभग 1500 साल तक चलता रहा। और उसके बाद गुप्त शासकों ने गण और संघ पर विजय प्राप्त कर उन्हें अपने राज में शामिल कर लिया। इनके बारे में तुम अध्याय 10 में पढ़ोगे। किनके बारे में, तो जो गुप्त शासक था जिन्होंने वजी संघ को अपने राज में मिला लिया, इसके बारे में तुम अध्याय 10 में पढ़ोगे। तो स्टूडेंट्स आज का चैप्टर यहीं पे ख़त्म होता है। तो उम्मीद करता हूँ ये सेशन आपको बहुत अच्छा लगा होगा।